So, hello students, good evening to all. आज ये फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th, और ये चैप्टर नंबर क्या है 2। समझ। तो इस टॉपिक में जो है आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वो हम लोग शुरू करेंगे गांधीयन एज एंड उसके जो पहले पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1, और उससे पहले हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देख लो, ये है टेलीग्राम चैनल का QR। सबसे पहले जाना है आपको गूगल लेंस पे एंड स्कैन करना है। आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे सीधा टेलीग्राम पे। कहाँ हो जाओगे? सीधा अपने टेलीग्राम पे। बैच का नाम है द गेम चेंजर बैच। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो है टॉपिक मीनिंग है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। क्या है? आइडियोलॉजी है। किस चीज का आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस है हमारा अपने कंट्री के प्रति लॉयल्टी और डिवोशन का। मतलब हमारे कंट्री के प्रति हमारा क्या लॉयल्टी है, डिवोशन है, वो एक नेशनलिज्म में बताता है। ठीक है, एक तरह से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं लव फॉर योर नेशन, और हिंदी वाले स्टूडेंट इसे बोलेंगे राष्ट्रवाद। क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जो इस टॉपिक में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, तो टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 1914 से लेकर 1947 तक का। इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देन जस्ट इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से जो वापस आए थे। चलिए देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था स्टार्ट 1914 में और एंड हुआ था 1918 में। रीजन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? मतलब रीजन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? इसमें एक रीजन नहीं थे, इसमें बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जो था वो था आपका मिलिट्रिज्म। सेकेंड रीजन था आप बोल सकते हो नेशनलिज्म। थर्ड रीजन जो था वो था कॉपरेशन। ठीक है, और फोर्थ रीजन जो था वो था इंपेरियलिज्म। इन सबका इसमें से सबसे मेन हम लोग ये लास्ट टू पढ़ेंगे। कॉपरेशन मतलब जैसे कि अभी आप लोग देखते हो G20, नेटो, जिसके अभी रसिया एंड यूक्रेन जिस पर लड़ रहे हैं कि रसिया बोल रहा है आपको नहीं ज्वाइन करना है नेटो को। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे कि तीन लोगों का गुट बना रहे थे आपस में। ठीक है, तो उसी से ये गुट बना था एलाइज पावर और एक्सिस पावर। ठीक है,
जिसमें एलाइज पावर में कौन कौन थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रसिया, और बाद में आकर इस पे लेटर में जो है कौन ऐड हो गए थे? आपका यूएसए, यानी अमेरिका जिसे आप बोलते हैं, ठीक। और सेंट्रल पावर में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। इन सब का नाम सुना होगा, ऑटोमन एम्पायर का शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। ऑटोमन एम्पायर जो था वो अभी फिलहाल में तुर्की कहलाता है। क्या कहलाता है? तुर्की, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ क्यों रहे? Why we are studying World War One? What is the need for that? इसका नीड ये है कि हम लोगों को जो है वर्ल्ड वॉर वन में घसीटा गया था। कहाँ घसीटा गया था? वर्ल्ड वॉर वन में। क्यों घसीटा गया था? हम लोग किसके कॉलोनी थे? हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे। इसमें हुआ क्या था? ब्रिटिशर्स जो हैं हमें अपने साथ जबरदस्ती लेके गए थे, किसमें? वर्ल्ड वॉर वन की फाइट में, ठीक है। इतना ही आप लोगों को जानना है। बेसिकली जानना है आपको एलाइज पावर क्या होती है, ठीक है, एक्सिस पावर क्या होती है, ठीक है। हम लोग व्हाई वी वेयर देयर, ठीक है, हम लोग वहां क्यों थे? बिकॉज वी आर, हम लोग ब्रिटिशर्स हम पर राज करते थे, यानी हम लोग क्या थे? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ठीक है। इस वजह से हम लोगों को वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमेटिकली घसीट लिया गया था। क्या किया गया था? ऑटोमेटिकली घसीट लिया गया था। समझ गया? एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हम लोगों का वो होगा अराइवल ऑफ गांधी जी, ठीक है। उससे पहले है कि हम लोग देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया एंड व्यूज ऑफ पॉलिटिशियंस। और एक क्वेश्चन का जवाब और है कि हाउ दिस वर्ल्ड वॉर वन helped us in Indian nationalism. ओके, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट यानी प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? प्रभाव क्या था वर्ल्ड वॉर वन का इंडिया पर। तो देखिए हम लोगों के जो मेन फोर्सेस थे, यानी जो हम लोगों के मैन थे, उन्हें जबरदस्ती घसीटा गया। सिर्फ मैंस को ही नहीं, हमारे जो मनी जो इंडियंस के लिए रिजर्व थे, इनके लिए इंडियंस के लिए रिजर्व थे, उसे भी ले जाया गया वॉर में। जो इंडियंस के लिए फूड था वो भी लेके गया। हम लोगों को पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारे यहाँ का फूड था और जो भी रॉ मटेरियल्स थे उन सबको कहाँ घसीटा गया? वर्ल्ड वॉर वन में। तो अब जो इंडियंस के लिए है वो हो गया क्या? फूड शॉर्टेज। क्या हो गया? फूड शॉर्टेज। अब अगर कम खाना है तो प्राइस तो राइज होगा ही। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर टमाटर का मौसम नहीं होता है तो टमाटर के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि फूड शॉर्टेज हो जाता है, टमाटर का शॉर्टेज हो जाता है, इस वजह से प्राइस राइज हो जाता है।
मतलब यहाँ क्या हो गया, फूड का शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस राइज हो गया। अब प्राइस राइज हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, तो अब क्या होगा, कोई भी दुकानदार चाहेगा कि कम कम बिके, उस वजह से क्या हुआ, फूड का प्राइस बढ़ा। अब फूड का प्राइस बढ़ा तो उस पर क्या लग गया, हैवी टैक्सेशन लग गया। ठीक है, क्या हैवी टैक्सेशन लग गया, जिसके वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति दर क्या हुआ, वो बढ़ गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, आम आदमी का जो लाइफ है उसको जिंदगी जीना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मीन्स लाइफ जो है वो टफ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी और उसमें कैसे बिट्रेयल मिला, बिट्रेयल यानी धोखा मिला। क्या मिला, धोखा मिला। कैसे हमें हम पॉलिटिकल लीडर्स को धोखा मिला। ठीक है, तो इंडियन सोच रहे थे कि अगर वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा, क्या होगा, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा तो इंडिया को मिलेगा सेल्फ गवर्नमेंट। क्या मिलेगा, सेल्फ गवर्नमेंट। ये सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। सेल्फ गवर्नमेंट, इसे उस टाइम पे हमें लगा कि स्वराज मिलेगा। स्व मतलब सेल्फ एंड राज मतलब होता है रूल। क्या होता है, रूल। हम इंडियंस को लगा, इंडियंस पॉलिटिशियंस को लगा कि हमें क्या मिलेगा, सेल्फ रूल मिलेगा। बट हुआ क्या, हम पर रिप्रेसिव लॉज ला दिए गए। रिप्रेसिव लॉज जैसे कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है, ये सारे लॉज हम पर ला दिए गए। ये रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ठीक है, हमें लगा था कि हमें क्या मिलेगा, सेल्फ गवर्नमेंट, यानी हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। अब ये सब डोमिनियन स्टेटस क्या है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम लोग इंडिया के जितने भी इंटरनल मामले हैं उसको हम लोग हैंडल करेंगे। मतलब अंदरूनी जितने भी मामले हैं वो हम लोग इंडियंस हैंडल करेंगे। बट जो आउटसाइड इंडिया के हैं, आउटसाइड इंडिया के मामले हैं जैसे एक्सटर्नल मैटर्स, वो कौन हैंडल करेंगे, ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे। बट हमें मिला क्या, बिट्रेयल। क्या मिला, बिट्रेयल। किनसे बिट्रेयल मिला, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, चलिए अब क्या है कि गांधी जी के बारे में अब होता है स्टार्ट। ठीक है, गांधी जी इंडिया लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। कहां से लौटते हैं ये, साउथ अफ्रीका से। वहां क्या करते थे ये, दादा अब्दुल्ला नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका ये लॉ एडवाइजर थे। ठीक है, वहां से वो अपने वर्क को फिनिश करके कब आए, 9 जनवरी 1915 को आए। ठीक है, उनके बाद वो गए INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग चल रहा था 1916 में। कहां पर चल रहा था वो मीटिंग, लखनऊ में। वहां वो पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कहां पहुंचे, लखनऊ में पहुंचे। एंड वहां पे एक पर्सनैलिटी और आए हुए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले और इन्होंने चंपारण, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है, उनके कंडीशंस को बताया। इनके बारे में बताया, कंडीशंस के बारे में बताया। ठीक है, कंडीशंस क्या थी वो बताया। गांधी जी ने उसे सुना और वो क्या बोले, वो आए, कहाँ आए, वो आए बिहार।
उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया कहां पर, चंपारण। स्टार्ट कर जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो डेट क्या था, डेट था 10 अप्रैल 1970। क्या डेट था, 10 अप्रैल 1970। अब देखिए रीजन क्या था, मतलब रीजन क्या था ये सत्याग्रह। सबसे मेन रीजन था कि चंपारण में एक लॉ पास हुआ था जिसमें से आपको 3/20 लैंड पर ओपियम ग्रो करना था। क्या ग्रो करना था, ओपियम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नील। ठीक है, वो ग्रो करना था। क्या ग्रो करना था, नील। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, किसान क्यों नहीं चाहते थे ग्रो करना। पहला डिसएडवांटेज था कि लैंड जो था वो अनफर्टाइल हो जाता था, यानी बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। दूसरा, ओपियम गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम रेट्स पर खरीदती थी, मीन्स नो प्रॉफिट। एंड थर्ड रीजन था टैक्सेस गवर्नमेंट कम नहीं कर रही थी। ठीक, ये सारे रीजन थे। तो गांधी जी आए, उन्होंने सत्याग्रह किया। अब ये सत्याग्रह क्या होता है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। मतलब वो जितनी भी अपनी बातें थी वो सत्य के साथ, सत्य के लिए करते थे और आग्रह कर कर करते थे, मीन्स नॉन वायलेंट तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में क्या होता है, मीन्स आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है कि लॉ वॉज टेकन बैक और गांधी जी को भारत में यानी इंडिया में फर्स्ट विक्ट्री मिलती है। क्या मिलती है, फर्स्ट विक्ट्री मिलती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पॉइंट 1 नेशनलिज्म का मतलब पढ़ा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ लिया है, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह पढ़ लिया। ओके, अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। ठीक है, ओके। अब क्या आएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्या आएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आएगा। क्या आएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चलिए, देख हुआ क्या था, बेसिकली ये इंडियन में जो भी मिल वर्कर्स थे
उनको एक बोनस मिलता था। किस चीज का बोनस मिलता था? प्लेग बोनस। अब प्लेग क्या होता है सर? ये महामारी होता है, महामारी का बोनस मिलता था। बट इन ईयर 1918 मीर ओनर refused to गिव बोनस। ठीक है, बोनस देने से उन्होंने मना कर दिया। अब बेसिकली कैसा मील था? कॉटन मिल था। क्या था? कॉटन मिल था। तब गांधी जी आए। अलोन गांधी जी ही नहीं थे, और भी लोग थे, जैसे अनुसुईया बेन, बहन हम लोग बोल सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हुआ क्या? गांधी जी ने यहाँ पर पहला हंगर स्ट्राइक किया। क्या? गांधी जी ने पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ किया? बताइए। गांधी जी ने पहला हंगर स्ट्राइक जो है इसी अहमदाबाद बाद में किया। ठीक है, कब किया? 1918 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पहला मिल स्ट्राइक कहाँ किया? तो कहाँ किया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में। ठीक है, मार्च से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अप्रैल तक चली थी। इसमें गांधी जी 50% बोनस की मांग कर रहे थे। कितने परसेंट बोनस की मांग कर रहे थे? बट गांधी जी को 35% बोनस पर मना लिया गया। एंड ये क्या था? एक तरह से सेकंड सत्याग्रह भी गांधी जी का सक्सेसफुल हुआ। क्या हुआ? गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? क्या होगा? एक टॉपिक, तो 1 मिनट के लिए टाइम दीजिए।
खेड़ा सत्याग्रह। ओके, तो ये थोड़ा सा छूट गया था खेड़ा सत्याग्रह। ओके, तो खेड़ा खेड़ा भी पड़ता कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ओके, ठीक है। इसके बारे में ये खेड़ा एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी स्टार्ट हुआ था 1918 में, जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रहा होता है। रीजन क्या था इनके पीछे और डेट क्या था? डेट क्या था? ये था 22 मार्च से ये स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हुआ था? ये 5 जून को ये स्टार्ट हुआ था। लोकेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। यहां पर भी गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सत्याग्रह, ऑर्गेनाइज्ड बाय M.K. गांधी। ओके, किनके द्वारा? यहां पर हुआ क्या? प्लेग के द्वारा क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया? क्रॉप फेलियर हो गया। बट गवर्नमेंट टैक्स मांग रही थी। क्या मांग रही थी? गवर्नमेंट टैक्स मांग रही थी। तो गांधी जी आए एंड उन्होंने क्या किया? धरना दिया, यानी
सत्याग्रह, भूख हड़ताल चालू की। उसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जिनको मन है वो टैक्स दे सकता है, जिनको मन है वो टैक्स दे सकता है, एंड जिनको मन नहीं है वो टैक्स नहीं देगा। बट वी आर इंडियंस, किसी ने भी टैक्स नहीं भरा। ओके, तो गांधी जी की यहाँ पर भी क्या हुई, गांधी जी की यहाँ पर क्या हुई, विन हुई, यानी थर्ड विन, वो बोलते हैं ना हाइट्रिक, हाइट्रिक बोला गांधी जी का। ठीक है, तो खेड़ा भी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमको क्या, रॉलेट एक्ट। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। देखो, रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक एक्ट। ठीक है, ये 1919 में लाया गया था। इस पर क्या था कि 2 इयर्स ऑफ जेल होगा। क्यों होगा ये जेल, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी टिप्पणी करते हैं या बोलते हैं तो ब्रिटिशर्स आपको 2 इयर्स का जेल दे देंगे विदाउट एनी ट्रायल। इसमें होता क्या है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, कि आपने अगर कोई भी क्राइम किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपका ट्रायल होता है, जिसमें आपकी कोर्ट में पेशी होती है। आपका जो भी दोष होता है उसको पहले कंफर्म किया जाता है, देन आपको सजा सुनाई जाती। बट ये ब्लैक एक्ट यानी रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको बिना किसी दलील के ही आपको 2 इयर्स का प्रिजन में भेज दिया जाता था। ठीक है, सिंपल है रॉलेट एक्ट। और मेन मोटिव क्या था इस रॉलेट एक्ट का, मोटिव ऑफ रॉलेट एक्ट टू रिप्रेस द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, टू रिप्लेस द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। ओके, मतलब भारतीय क्रांतिकारों को दबाने का कोशिश किया जा रहा था इसके बाद रॉलेट एक्ट के। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था रॉलेट एक्ट। अब हम लोग सबसे बड़ा पॉइंट पढ़ेंगे, जलियांवाला मैसेकर। कौन सा पॉइंट, जलियांवाला मैसेकर। तो ये जलियांवाला मैसेकर होता कब है, पहले डेट नोट कर लेते हैं। जलियांवाला मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919। ओके, प्लेस क्या था, प्लेस था अमृतसर पंजाब। ओके, क्या था, अमृतसर पंजाब। ठीक है,
वहां पर जो था एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, ठीक है, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। एंड दो रिवॉल्यूशनरी थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। ये क्या थे? प्रोमिनेंट लीडर्स थे। और इनको जो है इस रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी के प्रोटेस्ट में जो है इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए वो लोग क्या हुए थे? वहां पे क्या कर रहे थे? नॉन वायलेंटली धरना दे रहे थे। क्या कर रहे थे? नॉन वायलेंटली धरना दे रहे थे। तो हुआ क्या? जनरल डायर ने वहां क्या किया? फायरिंग स्टार्ट करवाई। एंड जो भी वहां के मासूम लोग थे, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद बहुत सारे कमीशन बनते हैं, जैसे हंटर कमीशन, जो कि जनरल डायर को निर्दोष करार दे देती है और यहाँ से इंडिया से उनको बाहर भेज देती है। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने बहुत सारे रिवॉल्यूशन किए, जो कि अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फर्स्ट क्लास का। सबसे पहला चीज, डाउट कमेंट में डाल देंगे। क्या वीडियो शॉर्ट था, लॉन्ग था? तीसरी, राइटिंग कैसी थी? एंड फीडबैक, जो भी आप लोग कहाँ लिख दोगे? कमेंट में पिन कर दोगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। इंफॉर्मेशन वाइज कैसा था ये भी बता दोगे। इंफॉर्मेशन वाइज कैसा था, कहीं जल्दी जल्दी में तो नहीं पढ़ा दिया? फर्स्ट वीडियो था और डीप जाना था, ठीक है। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जैसे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, ठीक है। बाकी जो भी होगा आप हमें कमेंट में बता देंगे। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।